Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, हम कर रहे हैं solutions chapter और आज हम आ गए हैं उसके lecture 5 पर. जितना मैं देख रही हूँ आप लोगों को हर चीज समझ आ रही है एंड आप बहुत एंथुजियास्टिकली कमेंट्स में अपने आंसर्स भी दे रहे हैं सारे होमवर्क क्वेश्चंस के. सो वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, अमेजिंग. ठीक है, इसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करते रहना है ताकि मैम को पता लगते रहे कि आगे हमें किस अप्रोच के साथ बढ़ना है. ठीक है, यस. तो आई होप आप सभी बिल्कुल रेडी हैं आज के सेशन के लिए. सो बेटा, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था अबाउट राउल्स लॉ. मैंने आपको अगर याद हो राउल्स लॉ स्टार्ट करते हुए केस 1 दिखाया था. मैम ने एक चीज लिखी थी, केस 1, व्हेन योर सॉल्यूट इज आल्सो वोलेटाइल एंड योर सॉल्वेंट इज आल्सो वोलेटाइल. लेकिन क्या हो अगर कोई एक नॉन वोलेटाइल हो, कोई एक नहीं, मेजरली आपका सॉल्यूट ही नॉन वोलेटाइल हो. क्योंकि जो सॉल्वेंट है मैं समझाऊंगी अभी, हम उसी केस 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो यार आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. मैम आइडियल वर्ड तो सुना हुआ सा लग रहा है. बिल्कुल बेटा, आइडियल वर्ड जो है आपने आइडियल गैस के टाइम पे भी पढ़ा था और मैं उसी से कोरिलेट करते हुए आपको ये दोनों समझाने वाली हूँ. सो डोंट वरी, मैम इज हियर. ठीक है, उसके बाद में बेटा हम छोटा सा पार्ट है एजियोट्रोप्स. जितना आपके सिलेबस में है हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी. ठीक है, लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको पहले चीजें पढ़ाई है ना, वो रिलेट करनी जरूरी है, इसलिए आपको वो सब आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलो यार आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस करें या पहले केस 2 ऑफ राउल्स लॉ डिस्कस करें? हम पहले केस 2 ऑफ राउल्स लॉ डिस्कस कर लो ना, फिर आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस कर लेना. ठीक है, चलो. तो बेटा हम पहले राउल्स लॉ का केस 2 डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पर अब मैम लिख रही हैं राउल्स लॉ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस 2. तो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है दैट व्हेन योर सॉल्वेंट इज वोलेटाइल बट योर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. तो क्या है केस 2? व्हेन सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. ठीक है, ओके. तो अब इसके बारे में कौन मुझे बताएगा? देखो अब ना हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, जहां पे अब मैम कुछ नहीं बताएंगी, अब हर चीज आप लोग ही मुझे बताओगे. ठीक है, क्योंकि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अब तक. ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूं उसको अपने माइंड में आंसर करने की कोशिश करो. अगर बोला गया है दैट योर सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, मैम वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स फॉर्म होते हैं, जिसका कोई वेपर प्रेशर होता है. अगर मैम ने बोला कि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का अगर हम P नॉट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं तो वो क्या होगा? इट विल नॉट बी इक्वल टू 0. 0 के इक्वल वो नहीं हो सकता है. ठीक है, यस. नेक्स्ट, अगर आपसे कोई बोले कि यार योर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो मतलब कि नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि उसके वेपर्स नहीं फॉर्म होते. अगर वेपर्स नहीं फॉर्म हो रहे तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा. यानी कि मैम अगर आप नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं तो यू विल से दैट P नॉट ऑफ सॉल्यूट इज एक्चुअली इक्वल टू 0. तो मैम जो सॉल्यूट का P नॉट वैल्यू है ना वो 0 होगा. ठीक है, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है. अगर अब कभी कोई वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल के बारे में बोलेगा तो हमें इतनी चीज समझ आ जाएगी. अगर इतना समझ आया तो अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं. अब देखो, इमेजिन, फिर से वही करना है जैसे मैम आपको करवा रही हैं. इमेजिन, देखो बेटा, अगर आपके पास में इस तरीके से एक कंटेनर है. ठीक है, यू हैव अ कंटेनर लाइक दिस. अब देखो इस कंटेनर में पहले मेरे पास, जब हम कभी भी सोल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं मैम? जब भी हमें सोल्यूशन बनाना होता है तो हमें पता है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है. ठीक है, तो समझो इस सोल्यूशन के इस कंटेनर के अंदर आपके पास में क्या पड़ा है? दिस इज योर
सॉल्वेंट, ठीक है। एंड सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है मैम। अब बेटा मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं सॉल्वेंट को ना हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करूंगी और सल्यूट को हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करूंगी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना, ठीक है। ओके मैम, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है तो यानी कि मैम अगर ये अकेला पड़ा है, अगर बेटा ये अकेला पड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा, अच्छा फिर आप कहोगे मैम इसका वेपर प्रेशर कंप्लीट करने के लिए आपको इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज्ड कंटेनर में हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो, अब अगर आपका सिर्फ सॉल्वेंट है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल है, तो यानी कि मैम हम बोल देते हैं दैट लेट P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है आपके वो आ गया P10, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या किया, अब आपने इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया यहां से क्या, अब थोड़ा सा ऐसे ना इसको ओपन करके आपने सल्यूट ऐड किया। अब ये मत बोलना मैम क्लोज कंटेनर में सल्यूट कैसे डाल दिया, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस मत लगाना अपनी, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहां से क्या किया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया। ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट था, हाँ, तो जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो गया होगा, तो मैम अब हमारे पास में एक सल्यूशन बन गया होगा। और वो सल्यूशन कैसा होगा, देखो अगेन कंटेनर बनेगा अब आपके पास में, और ये हो गया आपका कंटेनर, ठीक है। ओके, इसको क्लोज कर दूं, चलो मैम आप इसको क्लोज भी कर दो। ओके, तो अब बेटा यहां क्या होगा, जब आपका ये कंटेनर जो है इसमें जब आप सॉल्यूशन भी सॉल्यूट भी ऐड कर दोगे तो आपके पास में जो सॉल्यूशन था वो तो ये रहा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में सल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो सल्यूट पार्टिकल्स को लेटर से मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो सल्यूट पार्टिकल्स आपके ऐसे ऐसे अंदर भी होंगे। ऑल्सो बेटा सल्यूट पार्टिकल्स आपके सरफेस के ऊपर भी तो होंगे ऐसे, हाँ मैम, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं तो मैम पहले तो प्योर सॉल्वेंट था और अब सॉल्यूशन है, तो पक्का इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कुछ तो डिफरेंट होगा। लेट अस से जो वेपर प्रेशर होगा वो P होगा, तो हम क्या कहेंगे, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है आपके सॉल्यूशन का, ठीक है। ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका सॉल्यूशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मैम चीजें हमें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपका सल्यूट है लेटस से हम सल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 से, तो लेटस से x2 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है। और बेटा x1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आपके दो ही तो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट है और सल्यूट है, तो x2 मोल फ्रैक्शन हो जाएगी सल्यूट की, x1 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, अब बेटा मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप अपनी अभी तक जितनी भी समझ में आई है चीजें उनको समझ के बताओ कि जो आपका P1 नॉट है और जो आपका P नॉट है, इन दोनों और जो आपका P है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो एक ही टेम्परेचर पे आपने पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर किया, फिर आपने एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, और जब आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया तो फिर आपका जो प्रेशर आया वो P आया। तो इन दोनों में से कौन सा वेपर प्रेशर बड़ा होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है मैम, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आई होप आप लोगों ने आंसर सोच भी लिया होगा अब तक अपने दिमाग में, ठीक है, यस। तो मैं क्या कहती हूं, मैं कहती हूं कि जो ये P1 नॉट है ना, ये ज्यादा होगा दैन P, और ये सही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप में से कितने लोगों ने ये आंसर सही किया था। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंट तरीके से समझेंगे मैम। जैसे आपने हमें बताया था राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना, तो हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ में अगर दोनों ही क्या होते,
वोलेटाइल होते, अगर दोनों ही वोलेटाइल होते तो हम कहते कि P1 नॉट होता हमारे पास में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और P2 नॉट होता हमारे पास में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इफ सोल्यूट इज वोलेटाइल, अगर सोल्यूट वोलेटाइल होता तो, ठीक है। बट हमारे इस केस में सोल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो यानी कि मैम सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इन दिस केस तो हम क्या कह सकते हैं, तो मैम हम कह सकते हैं दैट जो P2 नॉट है वो एक्चुअली क्या है, 0 है, ठीक है। यस, सिमिलरली बेटा अगर आप यहां पे मोल फ्रैक्शंस की बात करोगे तो आप कहोगे मैम x1 जो थी वो मोल फ्रैक्शन थी सॉल्वेंट की और x2 जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की, ठीक है। यस, यहां तक भी किसी को कोई इशू नहीं था। अब अगर मैं पहले आपके साथ में एक नॉर्मल राउल्ट्स लॉ जो हमने अभी तक पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बोलूं तो मैम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है दैट जो टोटल प्रेशर होता है वो P होगा सोल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूट का पार्शियल। अब ये समझ आ रहा है ना, जब दोनों वोलेटाइल थे तो हम पार्शियल प्रेशर्स की बात करते थे, फिर हम कहते थे दिस इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2, ये भी सबको याद होगा, हमने पिछली बार A और B लेके चला था, ठीक है। अब बेटा इस केस में आपको पता है दैट सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और अगर नॉन वोलेटाइल है सोल्यूट तो उसके वेपर बनेंगे ही नहीं, तो यानी कि वो जो प्योर था उस टाइम पे उसका P2 नॉट तो 0 था, तो मैम उसका P2 नॉट तो 0 था, यानी कि हेयर P2 नॉट इज इक्वल टू 0, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ दैट जो P प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया आपका, P1 नॉट x1 प्लस 0। तो बेटा जो आपका P प्रेशर आया वो P1 नॉट x1 के इक्वल आया है, राइट। यस, और P1 नॉट जो था वो आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ठीक है। अब बेटा x1 और x2 मोल फ्रैक्शंस है, भले ही आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है लेकिन उसकी कुछ मोल फ्रैक्शन तो है, मोल फ्रैक्शन तो 0 नहीं हो सकती, यानी कि हमें यहां पे पता है दैट x1 जो है वो लेस देन 1 है। व्हाई? बिकॉज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है ना, और सोल्यूट कुछ तो पड़ा है ना आपका, चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो। अगर एक फ्रैक्शन है x1 तो वो जब P1 नॉट से मल्टीप्लाई होगी तो आपके P की वैल्यू कम ही आएगी, ठीक है। तो एक तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हमने फाइंड आउट किया राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके कि जब आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है तो आप सोल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालते हो। अब मैं आपको रीजन भी समझाती हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इमेजिन क्या करना है, अब यहां पे सिर्फ इमेजिन करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखो जब यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था तो बेटा सारे के सारे जो आपके सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स थे वो आपके सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स थे, तो मैम वो फटाफट वेपर फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए उनका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर आ गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। अब अगर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट खुद तो वेपर बनाता नहीं है, एक तो खुद वेपर नहीं बनाता, दूसरा जो पार्टिकल्स थे आपके सॉल्वेंट के उनकी जगह घेर ली, जैसे इसने देखो इन्होंने जगह घेर ली ना। सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल था उसने सॉल्वेंट की बहुत सारे सरफेस पे जगह घेर ली और सॉल्वेंट को ज्यादा वेपर्स बनाने से रोका, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आया P वो कम हो गया देन P1 नॉट। समझ आ रहा है, यानी कि कोई भी चीज अगर प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा देन जब उसके अंदर आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे। तो आप ये दो तरीके से समझ भी सकते हो, मैम ने आपको समझा भी दिया, और आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। बस ये करना है, नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब है कि P2 नॉट जो होगा वो 0 होगा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके P2 नॉट को 0 करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
हाँ, तो ये दो केसेस थे। एक तो था जब दोनों ही वोलेटाइल हो तो नॉर्मल राउल्ट्स लॉ लगा दो। अगर एक नॉन वोलेटाइल हो, जैसे आपका सल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो नॉन वोलेटाइल होता है उसके वेपर प्रेशर को 0 कर दो और फिर राउल्ट्स लॉ फिर से अप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बेटा रिवाइज करते रहना ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, फिर आपको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको लिख के दे रही हूं। ठीक है, चलेगा, यहां तक कोई इशू नहीं है। यस मैम, हमें दोनों केसेस समझ आ गए। राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, कब हमें वेपर प्रेशर रखना है, कब हमें वेपर प्रेशर को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहती हूं बेटा। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप मुझे एक चीज बताओ, हर किसी को क्या बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहां पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि आपके पास में अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है, जैसे कि आपके पास में लेटर से एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास में क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर आपके पास में एक सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है, कुछ भी ले लो, वो है। ठीक है बेटा, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर आएगा, है ना? हाँ, अंदर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो। हाँ, अब और बाहर, जैसे कि कंटेनर के बाहर जो प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आप और मैं जब बैठे हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो पूरा ऑल अराउंड होता है। ठीक है, तो बाहर जो है वो आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे आप क्या करते हो, जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है, जब इसका प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक टेम्परेचर, क्योंकि आप हीट करोगे तभी तो वेपर्स बनेंगे। हाँ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि मैम यहां से हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ आ गई। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ solution or a liquid equals to the atmospheric pressure। तो अब ये डेफिनेशन तो चलो ठीक है मैम, डेफिनेशन तो हम समझ लेंगे। एक बार नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मैम आपको ये समझाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपके पास एक लिक्विड था, उसका कुछ वेपर प्रेशर नहीं आ रहा था, मतलब उसके अब ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे वेपर्स बन जाएंगे। आप क्या करोगे, यहां से इसको हीट करना शुरू करोगे। तो जब आप हीट करोगे तो पक्का इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले कुछ टेम्परेचर होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इस लिक्विड के वेपर बनते रहेंगे, है ना? हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब आप हीट कर रहे होगे, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो अंदर का वेपर प्रेशर है, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और उस पॉइंट पे आपका लिक्विड बॉयल हो जाएगा और उसे हम कह देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो मैम इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पे अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हुआ तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर इतना क्लियर हुआ तो मैम के एक सवाल का जवाब दो। एक आपके पास में लिक्विड है ए, तो लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल, लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड ए जो है वो लिक्विड बी से ज्यादा वोलेटाइल है, वो मैंने आपको बताया है। नाउ विच ऑफ द टू लिक्विड्स will have higher boiling point? Let TA and
TB be their respective boiling points. अब मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे देने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर मेरा आंसर देखना है, ठीक है? क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि आप में से कौन कौन सही जवाब देता है। मैंने कहा आपके पास में एक लिक्विड ए है, आपके पास में एक लिक्विड बी है, हमारे पास एक लिक्विड ए है, हमारे पास एक लिक्विड बी है। अब लिक्विड ए और लिक्विड बी में से मैम ने आपको यह भी बता दिया कि लिक्विड ए ज्यादा वोलेटाइल है। अगर कोई चीज ज्यादा वोलेटाइल होती है तो यानी कि मैम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इफ इट इज मोर वोलेटाइल, तो इसका मतलब है दैट मैम PA नॉट जो होगा वो PB नॉट से ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसके वेपर ज्यादा बनते हैं, ठीक है? अब सोचो अगर इसके वेपर जल्दी बन रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल है तो ये कम ही टेम्परेचर पे आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर। जब आप दोनों लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स को बढ़ाओगे, क्योंकि ए जो है ये ए है ये बी है, क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ेगा जबकि इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे ए का वेपर प्रेशर जो है वो आपका बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो जो आपका बी है उसको अभी और टाइम लगेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में, है ना? तो यानी कि जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो यानी कि मैम अगर आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो हम क्या कह सकते हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट TA का कम होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। तो जो जितना ज्यादा वोलेटाइल वो उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहां से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी दैट जो आपका वोलेटिलिटी नेचर होता है, वोलेटिलिटी लिख दो, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉइलिंग पॉइंट। जो जितना ज्यादा वोलेटाइल उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। और क्या आपको इसका रीजन समझ आया? क्योंकि उसके वेपर्स जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम ही रह जाएगा जिस पे वो बॉयल हो जाएगा, है ना? यस। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका इससे डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटाइल नेचर को आपको अच्छे से समझना है। जो जितना ज्यादा वोलेटाइल वो उतने ज्यादा वेपर बनाएगा और वो उतने ही कम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो कम वोलेटाइल होगा उसके बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर उसके वेपर्स जो हैं वो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होंगे और इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो हायर होता है, ठीक है? यस। तो अभी तक हमने जितनी चीजें समझी इतना अगर आपको क्लियर है तो अब आप हर चीज कर सकते हैं। इसको बस याद रखना क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसको यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब हम क्या करने वाले हैं मैम? हम आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा? तो मैंने आपको अगेन आइडियल सॉल्यूशन वर्ड बोलते ही ना मैंने एक चीज बोली थी कि आपको कुछ याद आ रहा होगा, आइडियल इक्वेशन याद आ रही होगी, है ना? कब पढ़ी थी वो? गैसियस स्टेट में पढ़ी थी, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी। तो आइडियल गैस क्या होता था बेटा? उसी से रिलेट करके सारी चीज बता दूंगी, ठीक है? आइडियल गैस क्या होता था? जो गैस PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन को फॉलो करती थी एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, उसको हम आइडियल गैस कहते थे। यानी कि ये फॉलो करती थी PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? सिमिलरली अगर आप सेम इसी तरह से एक आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी सी ही डेफिनेशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन दैट फॉलोज राउल्ट्स लॉ at all temperatures, at all concentrations, ठीक है? यहां पे concentrations होता है, ठीक है? तो at all concentrations
इज नोन एज एन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो कर दे वो आपकी आइडियल गैस होती थी। वैसे ही आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो सारी कॉन्सेंट्रेशंस पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद में जब आपने आइडियल गैस पढ़ी थी तो आपने ये भी पढ़ा था कि रियल में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। तो आइडियल गैस in real life, in reality does not exist। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था शायद, अगर आपको याद हो तो। सेम इसी तरह से आइडियल सोल्यूशन भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, जब आपने आइडियल गैस पढ़ी थी तो आपने ये कहा था कि कोई आइडियल गैस होती नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन आपने बताई। आपने कहा कि जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लोगे और बहुत कम प्रेशर ले लोगे, उस टाइम पे कोई गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है ना। आपने एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और कहा कि यहाँ पे जो रियल गैस होती है वो आइडियल की तरह बिहेव करती है। तो यानी कि आपने यहाँ पे एक कंडीशन दी थी दैट एट हाई टेम्परेचर and low pressure real gas behaves ideally। ये आपने बोला था। सेम इसी तरह से अगर आप आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हो तो बेटा बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कंडीशंस पे, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है, हम पढ़ के आए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। डाइल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्वेंट बहुत सारा हो और सोल्यूट थोड़ा सा हो। यानी कि आप क्या कह सकते हो, दैट एट हाई डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम सोल्यूट और बहुत ही सारा सॉल्वेंट। तो एट हाई डाइल्यूशन अ रियल सोल्यूशन कैन बिहेव आइडियली। ठीक है, समझ आया। तो यानी कि आइडियल सोल्यूशन क्या हुए, आइडियल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को हर कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करें। ठीक है, अब ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को हर कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो नहीं करेंगे उन्हें हम रियल सॉल्यूशंस कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस नहीं कह सकते। यानी कि वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेंगे तो बेटा उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी सोल्यूशन को आइडियल बिहेवियर देना है तो आप कैसे दे सकते हो, उसका डाइल्यूशन कर दो। थोड़ा सा सोल्यूट ले लो, बहुत सारा सॉल्वेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा और वो एक आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, यस। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बातें, क्योंकि मैंने इससे रिलेट करके ही बताई है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लास के बाद में आपको बेटा नोट्स तो मिल ही जाते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देती हूँ आपको लिखने के लिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो आइडियल सोल्यूशन आपको यहाँ पे डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी। कहता है अ सोल्यूशन दैट ओबेज द राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉम्पोजिशन। एनी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे, इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। नो रियल सोल्यूशन इज आइडियल। कोई भी रियल सोल्यूशन आइडियल है ही नहीं, आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अ रियल सोल्यूशन एट वेरी हाई डाइल्यूशन कैन बिहेव आइडियली। ठीक है, अगर आपने उसका बहुत डाइल्यूशन कर दिया तो फिर वो शायद सोच सकता है कि चलो ठीक है, आइडियल की तरह बिहेव कर लेता हूं। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक, वेरी गुड। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझना है सारी चीजों को। ठीक है, पॉज दे दे के समझो। अगर थोड़ा सा भी बोरिंग लगने लगे तो टेक अ ब्रेक 5 मिनट का और फिर से वीडियो को देखना शुरू करो। ऐसे कॉन्स्टेंटली देखोगे तो आपको बहुत थ्योरी लगेगी, तो शायद बोरिंग लग सकता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना। अब देखो, अब बेटा आइडियल सोल्यूशन जो होता है हमें पता है
मैम आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब आइडियल सोल्यूशन की ना कुछ थर्मोडायनेमिक कंडीशंस होती हैं। अब वो थर्मोडायनेमिक कंडीशंस क्या होती हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। इफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग सो रिमेन्स द सेम, द सोल्यूशन वुड बी एन आइडियल सोल्यूशन। कुछ समझ नहीं आया है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। देखो अब देखो, आप किस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हो? आपको पता है कि आपके पास में एक सोल्यूट होगा, जैसे कि लेटर से एक ए वाला सोल्यूट है, आपने इसको कोई बीबी वाले सॉल्वेंट के साथ ऐड किया तो आपको ए बी सोल्यूशन मिल गया। ऐसे ही होता है ना, एक सोल्यूट लेते हो, एक सॉल्वेंट लेते हो, मिक्स करते हो, आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ए सोल्यूट, बी सॉल्वेंट और ए बी सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। हाँ, तो यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर कह सकते हो मैम जो ए है वो क्या है, आपका सोल्यूट है। मैम ए का बॉन्ड टूटेगा, बीबी का बॉन्ड भी टूटेगा और ए बी नया बॉन्ड बनेगा तो हमारा सोल्यूशन बनेगा, है ना। हाँ, तो बेटा इनकी यहाँ पे इंटरैक्शंस होंगी। ये देखो ए की भी कोई इंटरैक्शन होगी, बीबी की भी कोई इंटरैक्शन होगी और ए बी की भी कोई इंटरैक्शन होगी। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि आपको, अब हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट बनाकर लिख लो अपने पास में, कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं ये आपको यहां पे लिखवा सकती हूं, लिखवा देती हूं। when a bond is formed, energy is released। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब होता है डेल्टा एच जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, इतना समझो। अगला देखो, इफ when a bond is ब्रोकन, जब एक बॉन्ड टूटता है, जब एक बॉन्ड को तोड़ना है, मान लो जैसे ए और बीबी के बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई भी चीज को तोड़ने के लिए आप खुद देते हो ना एनर्जी, हाँ, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आप क्या कहोगे, व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और इस केस में जो आपके डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। आई थिंक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला वर्ड आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है। कभी भी कोई भी बॉन्ड को तोड़ना है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो जब दो लोग, अच्छे लोग, दोस्त आपस में आके फ्रेंड्स बनते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा अच्छा दोस्त है, स्टेबल हो गए। स्टेबल लोगों के पास कम एनर्जी होती है ना, तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि अगर मान लो आपको नया बॉन्ड बनाना है तो नए बॉन्ड बनने से, यानी कि नए लोगों के बीच में दोस्ती होने से वो स्टेबल हो जाते हैं, खुश होते हैं। स्टेबल का मतलब होता है कम एनर्जी, और कम एनर्जी कब होती है, जब जो एनर्जी थी वो रिलीज कर दे। तो नया बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं यहां क्या लिख सकती हूं, यहां पर एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, यहां पर बेटा आपकी एनर्जी रिलीज हुई। इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब जब पहले से कोई दोस्ती है किन्हीं दो लोगों के बीच में दोस्ती है और आपको उस दोस्ती को तोड़ना है तो आपको बहुत कश्मकश करनी पड़ेगी ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि यार इनकी दोस्ती कैसे तोड़वाएं, है ना। हाँ, तो आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसमें। तो आप बाहर से एनर्जी दोगे और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा यहां पे जब बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो यहां पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रोकन, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बेटा यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहां पर क्या करना पड़ता है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड लिख लो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये कहता है कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो जितनी एनर्जी आपको बॉन्ड बनाने में लगी उतनी ही एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने में लगनी चाहिए, यानी कि कोई एनर्जी रिलीज या फिर जो एब्जॉर्ब हुई है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक आइडियल सोल्यूशन होता
है। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा थर्मोडायनेमिक कंडीशंस होती हैं कुछ कुछ आइडियल सॉल्यूशन की, जिसमें पहली इंटरेक्शन आती है डेल्टा एच की। अब आपको डेल्टा एच तो पता है, अगर बॉन्ड बनता है तो मैम डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और अगर बॉन्ड टूटता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ना। यानी कि AA प्लस BB गिव्स यू 2AB। तो मैम इस टाइम पे अगर इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी थी प्लस की, और इसको भी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी थी प्लस की, तो मैम ये जो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं इस टाइम पे -20 जूल्स एनर्जी जो है वो रिलीज होनी चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो, इधर टोटल +20 एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे -20 हो रहा है, यानी कि रिलीज हो रही है। तो अगर आप टोटल डेल्टा एच मिक्सिंग देखोगे तो मैम यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि यहाँ पे जो AA इंटरैक्शंस हैं वो BB इंटरैक्शंस के इक्वल थे और वो AB इंटरैक्शंस के भी इक्वल थे। इसीलिए जितनी एनर्जी बनाने में लगी उतनी ही एनर्जी तोड़ने में लगी थी। ठीक है, यस। तो यही बोला गया है दैट यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है आइडियल सॉल्यूशंस का वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शंस इक्वल होते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन सॉल्वेंट बॉन्ड्स एंड सोल्यूट बॉन्ड्स आर ब्रोकन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सोल्वेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो, यहां तक क्लियर है तो अब हम डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करते हैं। बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो भी 0 होता है। अब वो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैम आइडियल सॉल्यूशन में AA इंटरैक्शन BB इंटरैक्शन के इक्वल होते हैं और वो AB इंटरैक्शन के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर AA प्लस BB जो है वो मिलके मुझे 2AB दे रहे हैं, अगर इनकी वॉल्यूम 1 लीटर थी और इनकी भी वॉल्यूम 1 लीटर थी, तो जो दोनों, क्योंकि सारी इंटरैक्शंस इक्वल है, तो मैम फाइनली जो वॉल्यूम बनेगी वो 2 लीटर्स बन जाएगी, है ना। हाँ, क्योंकि इंटरैक्शंस सारी इक्वल हैं, इसलिए वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगी डेल्टा V वॉल्यूम मिक्सिंग, वो क्या होता है बेटा? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो वो कितना हो जाएगा? 0। 2 - 2 0। तो यही बोला गया है, सिंस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डजंट चेंज, क्योंकि सारी इंटरैक्शंस इक्वल हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम रिमेन्स सेम, एंड दैट इज द रीजन दैट आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होता है। इजी, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। पता है क्या कर रही हूं मैं? ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि आइडियल मैं बता रही हूं, नॉन आइडियल के आप मुझे बताओगे सोच के। ऐसे नहीं चलेगा कि सब कुछ मैं ही बताऊं, आप मुझे बताओगे। होमवर्क में पूरा एक नॉन आइडियल का पार्ट होमवर्क देके जाऊंगी मैं आज। देख रहे हो, आई एम वेरी स्मार्ट। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, डेल्टा V मिक्सिंग 2 बार आ गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, नेक्स्ट जो है वो है आपका डेल्टा S मिक्सिंग, और ये पॉजिटिव है। मैम डेल्टा S मिक्सिंग नहीं समझ आया। सुनो, डेल्टा S क्या होता है? डेल्टा S का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज, और जो बेटा आपकी एंट्रोपी होती है ना, एंट्रोपी, ये S से रिप्रेजेंट होती है, डेल्टा S इससे रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी चेंज को। और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो एक्चुअली क्या होता है? कितना रैंडमनेस है इसको मेजर किया जाता है, तो यानी कि इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। मेजर ऑफ रैंडमनेस। नहीं समझ आया यार मैम, नहीं समझ आया, अभी आएगा समझ। अब देखो, आपके पास में एक, मैंने आपको ना एक, जैसे ये वाला बॉक्स दिया, एक मैंने आपको क्या किया, मैंने ना आपको वाइट बॉल्स का पूरा डब्बा, जिसके अंदर वाइट ही वाइट बॉल्स थी, ठीक है, और मैंने आपको बोला इसमें हाथ डालो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन से कलर की बॉल बाहर आएगी। तो आप कहोगे कि इसमें कोई रैंडमनेस थोड़ी है, अगर सारी व्हाइट बॉल्स हैं तो व्हाइट ही बाहर आएगी, तो देयर इज नो रैंडमनेस हियर। यस मैम। सिमिलरली अगर मैंने आपको कोई येलो कलर की बॉल दी तो आपको मैं बोलूं कि ये येलो कलर की बॉल्स का डब्बा है, इसमें हाथ डाल के बताओ कि कौन से कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे रैंडमनेस थोड़ी है, यहाँ पे सारी की सारी येलो है मैम, येलो कलर की बॉल बाहर आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये दोनों डब्बों को एक साथ मिक्स कर दिया और एक नया डब्बा बना दिया। यानी कि मैंने क्या किया, इन दोनों से मिलके एक सोल्यूशन बना दिया,
हाँ, अब मैंने आपको बोला कि इस बॉक्स के अंदर हाथ डाल के मुझे बताओ कि व्हाइट बॉल आएगी या फिर येलो बॉल आएगी। तो आप कहोगे कि मैम अब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, अब यहाँ पे रैंडमनेस हो सकती है, हो सकता है मैं सोचूं कि व्हाइट आएगी लेकिन येलो जाए, तो यहाँ पे रैंडमनेस है ना कुछ। हाँ, तो बेटा पहले कोई भी रैंडमनेस नहीं थी, बाद में रैंडमनेस आई, यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल होता है। अब मैम फाइनल में तो रैंडमनेस है लेकिन इनिशियल वाले में तो कोई रैंडमनेस थी ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू बेटा हमेशा आपकी एक पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि सोल्यूशन में रैंडमनेस होती है, सल्यूट या सॉल्वेंट में कोई रैंडमनेस नहीं होती है। इजी है ना? यस। तो अब इसे समझो, इन सोल्यूशन वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सोल्यूशन में दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं एंड द एंट्रोपी ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट और द प्योर सोल्यूट, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? क्लियर है? ये 3 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जो मैंने अब तो बता दिए, लेकिन नॉन आइडियल के केस में आप मुझे बताओगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया। अब हम देख रहे हैं दैट आइडियल मिक्सिंग जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ये एक एंट्रोपी इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी चीजें जीरो होती हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है आपको, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है? नहीं समझ आया तो बेटा अब आपको ना एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ओके। तो यानी कि मैम हमारे पास में बेटा एक सॉल्यूशन है, मैं बोल रही हूं आपके पास में एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस किस का है मैम? ए और बी से मिलकर हमें एक सॉल्यूशन मिला है। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे रख दिया। और बेटा दोनों ही वोलेटाइल है, तो यहां पे मैम ने लिख दिया बोथ वोलेटाइल। अगर बोथ वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर पीए नॉट होगा, इसका वेपर प्रेशर प्योर का पीबी नॉट होगा। ठीक है, अब मैं ये भी बोल रही हूं कि आपका ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो यानी कि मैम क्या कह रही है, ए इज मोर वोलेटाइल। तो अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो यानी कि मैम ए का जो वेपर प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, यानी कि पी ए नॉट विल बी मोर देन पी बी नॉट। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ऑल्सो मैम हमें पता है दैट जो पी टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पीबी के, जहां पे पी ए जो होगा वो पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होगा और पीबी जो होगा वो पीबी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा, है ना? ये आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, यस। अब सोचो बेटा, अगर आपको इसका एक प्लॉट बनाना पड़े, अगर आपको इसका एक प्लॉट बनाना हो, एक ग्राफ बनाना हो, तो आप कैसे बनाओगे? अगर सिर्फ और सिर्फ आपको पीए का प्लॉट बनाना होता तो आप बोलते पीए नॉट एक्स ए, तो आप कहते मैम ऐसे और ऐसे लाइन बना लो आप। ठीक है, और फिर आप बोल दो कि ये पीए है, ये पीए है और ये मैम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, 0 से 1 तक। ठीक है, अब मैम जैसे 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 राउट्स लॉ यही तो कहता है कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, तो मैम जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 से 1 बढ़ेगी वैसे वैसे मैम वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता रहेगा, है ना? और जिस पॉइंट पे मैम ये 1 के इक्वल आ जाएगा, जिस पॉइंट पे ये 1 के इक्वल आ जाएगा उस पॉइंट पे ये जो प्रेशर होगा मैम इसको हम पीए नॉट बोल देंगे। क्या ये प्लॉट बनाने में कोई दिक्कत आई? सिमिलरली अगर आपसे कोई बोल दे कि ये बना दिया तो पीबी भी बना दो, तो आप कहोगे मैम पीबी जो होगा वो पीबी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा, पीबी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा, तो मैम इसका प्लॉट ऐसे बन जाएगा। अगर ये
प्रेशर है पीबी का, और मैम ये मोल फ्रैक्शन है बी की 0 से 1। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर मोल फ्रैक्शन 1 होगी मतलब कि आपका सारा का सारा सॉल्वेंट जो है वो क्या है, बी ही है, तो मैम यानी कि वहां पे प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा पीबी, है ना। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं मैम, ये ऐसे ऐसे होगा, और जिस पॉइंट पे ये इसके इक्वल आ रहा है उस पॉइंट पे हम ऐसे कह देंगे दैट दिस इज इक्वल टू पीबी नॉट। ठीक है, ये दो प्लॉट्स आप इंडिविजुअली तो बना लेते हो, लेकिन आपको आपकी बुक में ये एक साथ बने हुए मिलेंगे। एक साथ कैसे बने हुए मिलेंगे वो अब आपको सीखना है कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मैम आपके सामने इसको ड्रॉ कर रही हैं, बस ये जो दो आपने बनाए ना, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अब देखना, अब देखना, देखो बेटा, देखो अगर मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखनी है तो लेट अस से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है। अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और हमें पता है कि x मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 0 के इक्वल, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है, तो यानी कि मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो हमारा यहाँ पे फिर 0 होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। तो यानी कि मैम इस पॉइंट पे जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा प्रेशर ए की वजह से हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर आ गए तो। फिर अगर आप यहां से बढ़ोगे तो बेटा एक यहां पे पॉइंट आएगा जहां पे मोल फ्रैक्शन ए की हाफ है और मोल फ्रैक्शन बी की भी हाफ है। अब यहां से 1 से धीरे धीरे ए की मोल फ्रैक्शन कम हो रही है और ऐसे बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, तो ये 0 से हाफ इंक्रीज हुई, ये 1 से हाफ डिक्रीज हुई। फिर ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे तो मैम यहां पे आते आते क्या हो जाएगा, ए की मोल फ्रैक्शन तो 0 हो जाएगी, और मैम यहां पे मोल फ्रैक्शन बी की जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहां पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल ही मोल फ्रैक्शन एक की खत्म हो गई तो पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट आ गया। जब प्योर सॉल्वेंट आ जाता है तो हम कह देते हैं ना कि पी प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पी ए नॉट के, अगर आपका एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है तो। अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होता तो जो पी है वो किसके इक्वल हो जाता, पी बी नॉट के, क्योंकि फिर आपके पास सारा का सारा बी ही होता। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। तो अब यहां तक तो मैम चलो समझ आ गया। अब मैम आपको क्या बताना चाहती हैं, आप मुझे बताइए, मैंने जो ये चीज लिखवाई थी कि पी ए नॉट इज मोर देन पी बी नॉट, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यानी कि इस पॉइंट पे इसको अगर आप पी ए नॉट बोल रहे हो तो जो बी का वेपर प्रेशर होगा प्योर का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेटर से यहां पे बना दिया पी बी नॉट। ठीक है, अब बेटा आपको कुछ भी नहीं करना होता, क्या करना होता है, बस इनको ज्वाइन करना है। यहां से यहां पे इसको ज्वाइन कर दो और यहां से ये हो गया और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब इस प्लॉट का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपके ए की मोल फ्रैक्शन कम होगी वैसे वैसे बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, और जैसे जैसे बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और जैसे ही बी पूरा का पूरा 1 हुआ पूरा का पूरा प्रेशर किसकी वजह से आ गया, पीबी नॉट, बी की वजह से आ गया। सेम इसी तरह से जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन 1 की ए की बढ़ने लगेगी वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा, और जहां पे आपके मोल फ्रैक्शन बी की 0 हो गई सारा का सारा वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो जाएगा, ए की वजह से हो जाएगा। राइट, यस। तो यानी कि मैम अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये आपका P टोटल आ जाता है एज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है बेटा, ये प्लॉट आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, आपको सिर्फ समझना है कि आप इस चीज के थ्रू बताना क्या चाहते हैं। अब देखना थोड़ी सी मैम की मिस्टेक क्या हुई कि ये जो मैंने मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ कर दिया ना, अच्छा हाँ मैम सही तो लिखा था, जरूरी थोड़ी है कि इसी कट पे होगा, है ना, वेपर प्रेशर्स पे भी तो डिपेंड करता है। बिल्कुल सही लिखा है मैम ने। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई इस पॉइंट पे जो आपका पी बी का कुछ प्रेशर होगा वो बेटा आपके
PA के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं दैट PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है बेटा, यस। तो आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है तो अच्छे से समझना है और फिर पढ़ना है। ठीक है, अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक सवाल आया है, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो क्या मैं इसको होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? क्या आप मुझे इसका आंसर देंगे खुद से? ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B इज 500 mm एंड 800 mm Hg, यानी कि आपको प्योर A और प्योर B के वेपर प्रेशर्स दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको बोला गया है दैट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एट पॉइंट O। उन्होंने बोला कि पॉइंट O पे क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका एक पार्ट मैं कराती हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर देना। इसमें ना मैं इसी के अंदर एक और क्वेश्चन जोड़ रही हूँ, इसके अंदर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में सेम में ही मेरा क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू लिक्विड्स इज मोर वोलेटाइल, इज मोर वोलेटाइल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, आपको बताना है कि A ज्यादा वोलेटाइल है या B ज्यादा वोलेटाइल है या दोनों का वोलेटिलिटी इक्वल है, ये आपको मुझे यहां पर बताना है, ये आपको आंसर में बताना है। ऑल्सो O पॉइंट के ऊपर, इस O पॉइंट पे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, ये भी आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैम आपको बताएंगी। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, यस। तो आई होप यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बारी आई। तो मैम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो बेटा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो PA होगा वो PA नॉट XA के इक्वल होगा, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ है। अब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए बेटा PA जो है वो PA नॉट XA के इक्वल नहीं होगा। फॉर रियल सॉल्यूशंस ये नहीं होगा। ठीक है, इन्हें कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि ये PA जो हो वो इससे, जो राउल्ट्स लॉ से आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, और हो सकता है कि जो आप राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हो उससे कम प्रेशर आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप आइडियल और नॉन आइडियल दोनों को बोल सकते हो। ठीक है, यस। तो इतना हमें क्लियर है। अब मैं बोल रही हूं कि इस तरह के केस को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन और इस तरह के केस को कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया मैम, सब कुछ दिमाग से निकल गया, समझ आएगा जब मैम आपको समझाएंगी। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना समझना है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है कि जो प्रेशर है वो ज्यादा आ जाए, जो राउल्ट्स लॉ से फॉलो करते हैं के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, तो अगर उसे आइडियल सोल्यूशन लेके चलो हो सकता है उससे कम भी आ सके। ठीक है, तो ये आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तब तक मैम पानी पीती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझने की कोशिश कर ली होगी। ठीक है, तो बेटा क्या करना है हमें, मैम ने बोला कि जब PA, मैम ने क्या बोला, यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली कि जब प्रेशर जो होता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने जो मेजर किया प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर आ जाए तो बेटा उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और अगर आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मेजर किया और प्रेशर जो है वो आ गया एक पर्टिकुलर प्रेशर, और फिर आपने जो एक्चुअली कैलकुलेट किया वो उससे कम था, तो उसे कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूं कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगी पॉजिटिव डेविएशन, फिर जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स थे ना, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग और डेल्टा S मिक्सिंग, वो सारे के सारे साइंस आप खुद मुझे बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है पॉजिटिव डेविएशन में। बेटा जब आप राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पढ़ते थे तो आप ये कहते थे मैम कि जो हमारा A है प्लस B है
वो मिलकर आपको 2AB देता था, राइट? ऐसा सोल्यूशन आपको मिलता था, इसमें तो कोई इशू नहीं था, परफेक्ट। और हम कहते थे कि ये सारी इंटरेक्शंस क्या थी, इक्वल थी, तो वो आइडियल सोल्यूशन था और वो आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता था, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शंस होती है ना, ये इक्वल नहीं होती हैं, यानी कि जो आपकी ए और बीबी की इंटरेक्शंस हैं वो ए बी इंटरेक्शंस के इक्वल नहीं होती, और इसीलिए वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। होता क्या है पॉजिटिव डेविएशन में? पॉजिटिव डेविएशन में जो आपकी ए बी इंटरेक्शन होती है वो कम होती है देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ए और बी बी इंटरेक्शन से, यानी कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस हैं, उनसे वीक इंटरेक्शंस होती हैं आपकी ए बी इंटरैक्शंस, ठीक है। यस, अगर इतना समझ आया, अगर पॉजिटिव डेविएशन में ये होता है, अगर इतना सा समझ आया, तो अब आप खुद कोशिश करो वीडियो को पॉज करके डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू निकालने की, ठीक है। फिर मैं आपको तो करवा ही दूंगी ऑब्वियसली, पॉजिटिव वाला मैं करवाऊंगी, नेगेटिव वाला आप खुद करेंगे होमवर्क, ठीक है। चलो अब हम सोचते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, द एनर्जी एब्जॉर्ब, अच्छा नहीं, अगर लाइन पढ़ ली तो समझ ही आ जाएगा, खुद से सोचना है, मेरे साथ सोचना है पहले, फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे। हमारे पास है ए और हमारे पास है बी, ठीक है, और हमें यहां से मिल रहा है 2AB। अब सोचो, अगर आपकी ए बी इंटरैक्शन वीक है, अगर बाद में बनने वाली इंटरैक्शन वीक है, ठीक है, तो मैम वो वीक है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो मैम कम एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि यहां पर क्योंकि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और हमें पता है कि जो टूट रहे हैं बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो उनको तोड़ने के लिए वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, मान लो इसने 4 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, मान लो इसने भी 4 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, +8 जूल्स। और बेटा जो यहां से बाहर आई ना, लेटर से जो एनर्जी रिलीज हुई वो -6 जूल्स ही हुई। क्यों मैम? क्योंकि बेटा जो आपकी एनर्जी बाहर आ रही है, जो आपके बॉन्ड नए बन रहे हैं वो वीक हैं, तो वो कम एनर्जी रिलीज करेंगे एज कंपेयर टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे ना, उनको तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो मैम यहाँ पे टोटल एनर्जी +6 एब्जॉर्ब हुई है और टोटल यहाँ पे -6 एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। तो अगर आप डेल्टा एच मिक्सिंग देखोगे यहाँ पे, तो आप कहोगे मैम डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और इसीलिए बेटा जो आपका पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, जो मैंने यहां पे लिखा है वही वर्ड्स में लिखा है, देखो, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक सॉल्वेंट और सोल्यूट बॉन्ड इज ग्रेटर, वो एनर्जी ज्यादा है देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द वीकर सोल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड है, ठीक है बेटा। तो आई होप यहां तक आपको ये वाली चीज समझ आ गई। अब अगर ये समझ आ गया तो क्या आप मुझे डेल्टा वी मिक्सिंग बता सकते हो? बिल्कुल, अब तो मैम बहुत आसान हो गया। इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीजेस, मोर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनटू द वेपर फेज कंट्रीब्यूटिंग टू मोर प्रेशर। अब इस चीज को समझना, देखो, अगर सारी इंटरेक्शंस इक्वल होती तो मैम प्रेशर P होता, ठीक है। हाँ, अब बेटा ए इंटरेक्शंस बी इंटरेक्शंस से आपको जो 2AB इंटरेक्शंस मिल रही हैं, अब ये इंटरेक्शंस वीक हैं, कम है। हाँ मैम कम है, तो बेटा अगर ये इंटरेक्शंस कम है तो मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से वेपर में जा पाएंगे। अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली नहीं पकड़ पा रहे तो वो क्या करेंगे, वो बहुत आसानी से बाहर जा पाएंगे, वेपर फॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेपर आसानी से बन रहे हैं, तो यानी कि वेपर प्रेशर जितना सोचा था उससे भी ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शंस वीक हैं तो मैम वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकल फटाफट वेपर फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ ही नहीं पा रहे।
समझ आ रहा है? पॉजिटिव डेविएशन में क्यों सोल्यूशन का प्रेशर राउल्ट्स से जो हमने अज्यूम किया था उससे ज्यादा होता है, क्योंकि सोल्यूशन की इंटरेक्शंस बहुत ही वीक है। समझ आया? आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब बताओ डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सोच के देखो, सोच के देखो बेटा। मैम फिर से आपने वही तो बात बोल दी, अगर ए ए इंटरैक्शंस या बी बी इंटरैक्शंस के कंपैरिजन में ये ज्यादा हैं हमारे ए बी इंटरैक्शन से, तो यानी कि मैम ए और बी जो हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हो, ए ए प्लस बी बी गिव्स यू 2AB। तो मैम अगर यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम थी और ये भी 1 लीटर वॉल्यूम थी, अब हमें पता है कि ए बी इंटरेक्शंस वीक है, यानी कि पहले पार्टिकल्स अगर ऐसे थे तो मैम अब पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं, मतलब अब स्पेस बहुत ज्यादा, पहले ऐसे टाइटली पकड़ के थे तो अब हल्के से ऐसे पकड़ सकते हैं। तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गई ना, पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन वीक था तो वो दूर दूर चले गए, दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर्स आ रही है, यहाँ पे बेटा ये जो वॉल्यूम है वो आपकी 5 लीटर्स के अराउंड आ जाएगी। तो आप अगर डेल्टा वी मिक्सिंग देखोगे तो आप कहोगे कि मैम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि 5 में से जब मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं, 5 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आ रहा है पॉजिटिव का, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग मेरी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। चलो अब डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करते हैं। तो बेटा डेल्टा एस मिक्सिंग में क्या होगा? मैम डेल्टा एस में तो हमें पता है कि सल्यूट सल्यूट था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, जहां से हमें सल्यूट सॉल्वेंट मिल रहा था। ऑल्सो मैम यहां पर अगर हम देखें तो मैम मान लो यहां पर हमारे पास में व्हाइट बॉल्स थी, ठीक है, और मैम यहां पे मान लो हमारे पास में ग्रीन बॉल्स थी, और जब हमने सोल्यूशन बनाया तो एक हमारे पास में मान लो व्हाइट बॉल थी और एक हमारे पास में ग्रीन बॉल होगी, है ना? हाँ, तो बेटा रैंडमनेस किधर ज्यादा है? मैम चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इधर तो रैंडमनेस है नहीं, इधर ही रैंडमनेस है, यानी कि मैम यहां पर डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा ये अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सोल्यूशन में ही है रैंडमनेस, तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो आपका जो एंट्रोपी चेंज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब डेल्टा एच और डेल्टा वी आपको समझ आ गया होगा, और आपको ये समझ आया कि नहीं कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो आपने प्रेशर अज्यूम किया था, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन में होता है उसमें उससे भी ज्यादा प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि बाद वाली इंटरेक्शंस बहुत वीक हो गई, वीक हो गई तो पार्टिकल्स आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, और जल्दी जाएंगे तो ज्यादा वेपर्स फॉर्म कर पाएंगे, और इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अब बेटा पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, यस, तो आपके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ वही याद होंगे तो आप कर लेंगे। अब मैं आपको समझा देती हूं कि पॉजिटिव डेविएशन होता मतलब किस तरह के एग्जाम्पल्स में पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब सोचो, आपको ये पता है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए ए बी इंटरैक्शंस जो हैं वो कम होनी चाहिए ए ए या बी बी से। तो यानी कि बेटा अगर आपके सल्यूट और सॉल्वेंट में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई दिक्कत आ जाए, तो मैम पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और फिर बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड में दिक्कत आ गई इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई, तो भैया पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। बस अब आपको इसको देखना है। आपके पास एक है बेटा एग्जाम्पल एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन होता है, और बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब एक ऐसा सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था उसमें आपने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, तो जब आप इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दोगे तो वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब कर देगा। हाँ, तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी अब नहीं हो रही है या फिर वीक हो गई है ना? तो मैम फिर यहां पर क्या हो जाएगा, वीक इंटरैक्शंस आएंगे सोल्यूशन में, वीक इंटरैक्शंस आएंगे
सोल्यूशन में, और इसीलिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। क्लियर है? सेम इसी तरह से अगला देखो, आपके पास में ROH है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो बेटा एल्कोहलिक ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो मैम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब इसमें आपने क्या किया, एक साइक्लोहेक्सेन डाल दिया। पहले एक सॉल्वेंट था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब उसमें फिर से एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दोगे, सॉल्वेंट कह रही हूं बेटा, एक कंपोनेंट था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब उसमें दूसरा कंपोनेंट डाल दिया जो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब कर रहा है उसकी, तो फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएंगी, वीक इंटरैक्शंस आ जाएंगी, और वीक इंटरैक्शंस आने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, है ना। सेम इसी तरह से आपके पास में वाटर है और एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। अब बेटा वाटर में अपनी अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेटा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब आप इन दोनों का सोल्यूशन बना देते हो ना, तो फिर जो नई यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन पहले वो आपस में अच्छे से बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे, यहाँ पे सोल्यूशन में कंपैरेटिवली वीक हो जाती है। कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी होगी, लेकिन कंपैरेटिवली वीक होगी उनके कंपैरिजन में, तो फिर यहाँ पे फिर से वीक हो जाती है, वीक इंटरैक्शन हो जाती है, और इसी वजह से क्या होता है बेटा, आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर कोई ऐसा सोल्यूशन डाल दिया जो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब कर रहा है, तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर वाले दोनों तो आपको समझ आ रहे हैं, एक दिखा रहा है दूसरा नहीं दिखाता, तो वो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब ही कर रहा है ना, यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला थोड़ा सा याद करना है, कर लेंगे। एक हम चीज भूल गए बेटा, हमने ना आइडियल सोल्यूशंस में एग्जाम्पल नहीं लिखे, तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन में आप ना एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ आपको, आइडियल सोल्यूशन के भी बुक में भी आपको मिल जाएंगे बेटा। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, सारे के सारे, जैसे कि ऐसे जो आपके नॉन पोलर होते हैं ना कंपोनेंट्स, उनके मिक्सचर्स जनरली आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शंस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, जब आप इनको मिक्स करते हो तो जो आपका सोल्यूशन बनता है वो नियरली आइडियल सोल्यूशन बनता है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि बेंजीन और टॉल्वीन को मिक्स कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडियल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, तो आप वो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ आया तो क्या हम अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या हो गया है, मेरे को कैसे बोल देती हूँ ना मैं कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि मान लो इस तरीके से, इसको ना मैं उठा के इधर ले आती हूं ताकि आपको समझ आए, फिर से ये बनेगा और फिर से ये बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि आपका सोल्यूशन जो है, अगर आपका सोल्यूशन जो है वो आइडियल होता, अगर वो आपका आइडियल सोल्यूशन होता तो आप कहते कि मैम हमें पता है, हम जो पहले लेके चल रहे थे वही लेके चल रहे हैं कि जो A है वो ज्यादा वोलेटाइल है B के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे PA0 आ जाता, यहाँ पे PB0 आ जाता, और मैम यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा B की वजह से है तो पक्का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो 1 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है वो 0 होगा, और मैम यहाँ पे सारा PA0 है तो मोल फ्रैक्शन A का पक्का 1 होगा और मोल फ्रैक्शन B का जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, यस। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो मैम ये ऐसे होता और ये ऐसे होता और ये आप ठीक है, और ये आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाते, और मैम ये जो होता वो क्या हो जाता बेटा, आपका P टोटल हो जाता है ना। हाँ, अब आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन चल रहा है। अगर पॉजिटिव डेविएशन चल रहा है यानी कि जो आपके सोल्यूशन का प्रेशर आया है, यानी कि जो आपके सोल्यूशन का प्रेशर आया है वो पक्का P टोटल से ज्यादा होगा। क्यों P टोटल से ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपने राउल्ट्स के हिसाब से सोचा था उससे ज्यादा आएगा ना,
क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि बाद क्या जो सोल्यूशन बना था उसकी इंटरैक्शंस वीक थी, तो वो ज्यादा वेपर फॉर्म कर पा रहा था, और वो ज्यादा वेपर फॉर्म कर पा रहा था यानी कि वो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसीलिए मैम ये आपका वेपर प्रेशर है ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसकी वीक इंटरैक्शंस है। ठीक है, और ये क्या है? ये बेटा वेपर प्रेशर है ऑफ वेपर प्रेशर इफ solution was ideal and followed राउल्स लॉ। अगर इसने राउल्स लॉ फॉलो किया होता, अगर इसने राउल्स लॉ फॉलो किया होता तो बेटा इसका जो प्रेशर है वो ये आता, लेकिन ये नहीं करता और इसका इतना प्रेशर आया है, और वो प्रेशर पक्का ज्यादा होगा, वो हमें पता चल गया क्योंकि हमने देख लिया कि वीकर इंटरैक्शंस थी। ठीक है, यस। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन अगर होगा तो इसका प्लॉट पता है कैसे बनेगा? अब पहले आइडियल बना लेना, उसके बाद में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी मोर देन द प्रेशर जो आपने सोचा था एज आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो वो ज्यादा दिखा देना, ये पॉजिटिव डेविएशन का प्लॉट होता है। फिर यहां पे भी ऐसे ही शो करना है और यहां पे भी ऐसे ही शो करना है। थोड़ा सा सही बना देते हैं, ऐसे ही शो करना। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो दैट ये प्लॉट जो है वो किसके लिए है? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए हमारा ये प्लॉट आ गया। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ आया है, अगर समझ आया है तो सारी की सारी चीजें नेगेटिव के लिए खुद लिखने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, खुद लिखने की कोशिश करो, मुझे कमेंट में बताना कि मैम हाँ मैं लिख चुका हूं, मैं लिख पाया था, मैं नहीं लिख पाया था। ठीक है, यस। चलो अगर यहां तक समझ आया तो फटाफट नेगेटिव के लिए भी हम लिख देंगे। अब नेगेटिव में क्या होगा? पक्का नेगेटिव के अंदर जो बाद वाली इंटरैक्शंस होंगी ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर बाद वाली इंटरैक्शंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी यानी कि ए बी इंटरैक्शंस जो होंगी वो ज्यादा होंगी देन ए ए इंटरैक्शन या फिर बी बी इंटरैक्शन। अब जब ए बी की इंटरैक्शंस ए ए या बी बी से ज्यादा होंगी तो बेटा कम वेपर बन पाएंगे, क्योंकि अब पार्टिकल्स ने और ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ लिया एक दूसरे को, तो अब वो कम वेपर बना पाएंगे। तो जो राउल्स लॉ से आपने कैलकुलेट किया उससे भी कम वेपर प्रेशर आएगा, और इसीलिए उसको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कहते हैं। अब फटाफट इस चीज को पढ़ लो। सॉल्वेंट सल्यूट इंटरैक्शंस आफ्टर मिक्सिंग इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट सल्यूट इंटरैक्शंस है ये स्ट्रॉन्गर है देन द सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट आर स्ट्रॉन्गली बाउंड, बहुत स्ट्रॉन्गली पकड़े हुए होते हैं। फ्यू मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके वेपर में जा पाते हैं और इसीलिए कम प्रेशर होता है। तो यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट मैम जो सोल्यूशन का प्रेशर होगा वो इस बार कम होगा देन द पीटी प्रेशर जो आपने राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, यस। चलो यहां तक अगर आपको समझ आया है तो फटाफट सभी डेविएशंस की वैल्यूज को बता दो। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें तो हमें पता है दैट ए ए इंटरैक्शन बी बी इंटरैक्शंस टूटती हैं और ए बी इंटरैक्शंस बनती हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ए बी इंटरैक्शंस जो हैं वो ज्यादा हैं देन ए ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन। तो यानी कि मैम अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये जब बन जाएंगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इतना मेरे को पता है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो दैट यहां से मान लो 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहां से मान लो 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो जो यहां से एनर्जी रिलीज होगी ना वो कितनी होगी? -6 जूल। तो मैम 6 जूल एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड अब स्ट्रॉन्गर है। तो अगर आप यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग देखोगे तो आप क्या कहोगे? मैम टोटल प्लस का 4 जूल आ रहा है और माइनस का 6 जूल आ रहा है, तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। तो जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कर लेंगे। आई थिंक मैंने सारी चीजें लिख भी दी हैं बेटा।
ओके अगला, अगर आप डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करोगे तो सोच लो बेटा, अब सोचो मैम अगेन ए ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है और यहां से मुझे 2AB मिल रहा है। ऑल्सो मुझे पता है कि इस बार ए बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसकी वॉल्यूम 1 लीटर थी और इसकी भी वॉल्यूम 1 लीटर थी, तो जब मैं इनको मिक्स कर दूंगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये पास पास आ जाएंगे। और अगर ये पास पास आ गए तो जो वॉल्यूम है ना मैम वो 1.5 लीटर के अराउंड हो जाएगी, यानी कि बाद वाली वॉल्यूम इस बार कम होगी। क्यों इस बार कम होगी? क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हैं। तो अगर आप यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करोगे तो वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होती हैं, तो मैम वो वैल्यू भी मेरी नेगेटिव में आएगी। 1.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.5 आ रहा है, तो यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी मेरा नेगेटिव होगा, है ना? यस, तो बस निकाल देंगे इसको, ऐसे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा अगर आप डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करो तो मैम पहले व्हाइट बॉल्स थी या फिर येलो बॉल्स थी, जब आप मिक्स करोगे तो फिर रेड और व्हाइट और येलो बॉल्स आएंगी। तो यानी कि मैम हम क्या कह सकते हैं, रैंडमनेस तो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो, हर केस में एंट्रोपी जो होती है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि रैंडमनेस सोल्यूशन में ही ज्यादा होती है, तो ये फिर भी पॉजिटिव ही होगी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे गलती करोगे, यहां पे गलती करोगे, क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव लिख रहे हो ना, तो इसको भी नेगेटिव लिख दोगे, पर ये नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, रैंडमनेस वाला एग्जाम्पल जो है वो खुद बना के लिखना है यहाँ पे। चलो अमेजिंग। अब नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आपको समझ आई गया। अगर बाद में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए सॉल्यूशंस में तो मैम वो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो ये रहे आपके पास में एग्जांपल, इफ एनी वोलेटाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन H2O इट शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आपको यहाँ पे बेटा एग्जांपल्स दिए हुए हैं, HNO3 HCl, वाटर के अंदर एसीटोन CHCl3 के अंदर। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ वही याद करने हैं, ऐसे रैंडमली कोई भी उठ के आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो बुक में है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया अमेजिंग। अब आ गया ग्राफ। अब आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ग्राफ के लिए मुझे बहुत साफ साफ पता है कि जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो इस बार कम होगा देन राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया हुआ प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इफ इट फॉलोड राउल्ट्स लॉ। अगर उसने राउल्ट्स लॉ फॉलो किया होता तो उसका वेपर प्रेशर ये आता। और ये पीएस क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऑफ सोल्यूशन विद स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस लिख देती हूं तो आपको ना समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैम ये एक आइडियल सोल्यूशन होता तो ये कैसे फॉलो करता, वो बना देते हैं। ठीक है, अब अगर ये एक आइडियल सोल्यूशन होता तो बेटा यहाँ पे क्या होता, आपको पता है हम हर बार लेके चल रहे हैं कि जो हमारा ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है देन बी। ठीक है, तो यानी कि मैम ये हो जाता PA नॉट, इसको यहाँ लिख देते PB नॉट। अब अगर सारा का सारा प्रेशर ए की वजह से आ रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 होगा, तो मैम यहाँ फिर मोल फ्रैक्शन बी का 0 ही होगा। और अगर मैम यहाँ पे सारा का सारा बी की वजह से है तो मोल फ्रैक्शन बी का यहाँ पे 1 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो यहाँ पे 0 होगा। अब मैम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हमें इसे ड्रॉ करना है, अरे जस्ट अ सेकेंड बच्चा। ठीक है, अब मैम अगर हमें राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इसे बनाना था तो ये इससे ज्वाइन हो जाता और ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाता और मैम इसको ज्वाइन कर देते, है ना। और इसको हम क्या कह देते कि ये P टोटल प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से होता। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस होते हैं तो प्रेशर जो वेपर प्रेशर जो होता है जो कैलकुलेट किया होता है उससे कम आता है। तो अगर कम आएगा तो बेटा जो प्लॉट होगा ना वो ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, कम दिखाना है तो यहां पे भी कम दिखा दो
और ये भी आपका कंपैरेटिवली लेस होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्लॉट जो है वो आपको देखने को मिलेगा फॉर द नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यस, यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक सो अब कोई इशू आएगा, ठीक है। चलो, अब आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज एजियोट्रोप्स। और एजियोट्रोप्स बहुत ही छोटे से कॉलम में इतने से पार्ट में सारा कुछ बताया हुआ है। एजियोट्रोप्स बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बेटा हम सिर्फ उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो उसमें बहुत हाई लेवल का एजियोट्रोप का डिस्कशन आता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम ये समझते हैं, तो मैं आपको सिर्फ बोर्ड के लेवल के हिसाब से समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बेसिकली, तो 5 मिनट में हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। अब ध्यान से सुनो, एजियोट्रोप होता क्या है। एजियोट्रोप एक सोल्यूशन होता है, एक बाइनरी मिक्सचर होता है सोल्यूशंस का। एजियोट्रोप जो होता है वो दो सॉल्वेंट्स होते हैं, दो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है, ठीक है, यानी कि मैम एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब बेटा, जब आपके पास में मान लो दो कंपोनेंट्स हैं एक सोल्यूशन के अंदर, आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, लेट अस से आपके पास में ए और बी है। मैं समझा रही हूं पहले, ठीक है। अब देखो, मान लो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लेट अस से बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आपके सोल्यूशन में आपने इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, एंड आपको इन दोनों को अब अलग अलग करना है। तो आप इनको कैसे अलग अलग कर सकते हो, ये तो सोल्यूशन के अंदर है, मिक्स है दोनों, तो क्या करो, इस सोल्यूशन को हीट करना शुरू करो। जब आप इस सोल्यूशन को हीट करना शुरू करोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो बी है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, ये पहले बॉयल हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले बॉयल हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक मान लो अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें, तो अब ए तो आपका अभी तक बॉयल नहीं हुआ, आपका बी बॉयल हो गया। आप क्या करो, उन वेपर्स को अलग से इकट्ठा करो और फिर उनको कंडेंस कर लो। कंडेंस का मतलब होता है गैस को किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत सारा फर्क था, तो आपने उनको हीट किया, एक के वेपर बन गए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसके वेपर बन गए, उसको अलग से इकट्ठा किया, उसको कंडेंस किया, और आपने दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग कर लिया। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें एक मिक्सचर है जो दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, तो उनको जो हम अलग अलग करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो कहां पे अप्लाई किया जा सकता है, जब मेरे पास में एक सोल्यूशन का मिक्सचर हो जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। यही अगर इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता और इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, अगर इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होता बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकती थी? नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हीट करती और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आता, दोनों ही बॉयल होने लग जाते, दोनों के वेपर बन जाते। मुझे क्या पता कौन सा वेपर किसका है, मैं कैसे किसी को अलग कर सकती हूँ, है ना। हाँ, तो जब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो फिर आप उसको बॉइलिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंस होता है तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो एक बाइनरी मिक्सचर होता है, और वो एक ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है जिनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो, जिनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। और बेटा, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर और वेपर के अंदर इक्वल होता है, यानी कि दीज आर दी सॉल्यूशंस whose mole fraction in the vapor phase and the liquid phase are equal, ठीक है। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को लिखते हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो, ठीक है। यस,
बेसिक सी चीज है, एजियोट्रोप्स वो हैं जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं उनके बॉइलिंग पॉइंट में। एंड उनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इक्वल होती है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, तो हम लिख देते हैं एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस, mixture of solution that boil at same temperature, second point हम क्या बोल सकते हैं, they have same composition in liquid phase and vapor phase। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैम ने? तीसरा पॉइंट मैम ने बोला दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। देखो इनके ना प्लॉट्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन मत लेना। इस तरीके से प्लॉट्स होते हैं, इस तरीके से आपके ये बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं और ये इस तरीके का प्लॉट देते हैं, और इस पॉइंट पे इनकी मोल फ्रैक्शन जो होती है वो वेपर फेज में लिक्विड फेज में इक्वल होती है, ठीक है। डोंट वरी, ये प्लॉट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूं, मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती थी। तो अगर आपको एजियोट्रोप्स के ये 3 पॉइंट्स पता है तो यू गुड टू गो, आप एजियोट्रोप्स के बारे में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मोर देन इनफ जानते हो, ठीक है। यस, अब एजियोट्रोप्स मेजरली दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक का नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब आपको नहीं समझ आएगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होते हैं, तो इसलिए अब मैं आपसे जो हमने अभी तक पढ़ा है उस चीज से कुछ पूछना चाहूंगी, ठीक है। अब बेटा सोचो कि अगर आपके पास में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला आपके पास में अगर मिक्सचर होता है ना, हाँ, तो मैम इस केस में मुझे इतना पता है कि वीक इंटरैक्शंस होते। पहली चीज जो मैं यहां से समझ सकती हूं वो है वीक इंटरैक्शंस। अब अगर वीक इंटरैक्शंस हैं तो इसका मतलब है कि मैम जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से जो हमने अज्यूम किया वो वाले कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। यस मैम, यहां तक हमें क्लियर है। इसके बाद में बेटा आपको याद है मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो वोलेटिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, है ना। तो मैम जितना ज्यादा वोलेटिलिटी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर और उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आपके पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, उनका प्रेशर देखे तो वो ज्यादा है, तो अगर उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, मैं आपको बेसिकली यहां से समझाना चाहती हूं कि जो आपने अभी तक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस पढ़े, सारे नहीं लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स फॉर्म कर सकते हैं। आपको मैं ये क्यों समझाना चाहती थी,
ये वोलेटिलिटी और ये वाला फैक्टर, क्योंकि अब आप समझ जाओगे कि कौन से वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं, कौन से वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब आगे सुनो। एजियोट्रोप्स मेजरली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इनके ना कुछ ही लिमिटेड एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, वही लिमिटेड एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सी तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग बना सकते हैं और कौन सी तरह के मैक्सिमम बॉइलिंग बना सकते हैं। सारे के सारे नहीं बनाते एजियोट्रोप्स, लेकिन कौन से बना सकते हैं वो आपको यहां पे समझ आएगा। मैंने आपको बोला कि जो बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, एंड वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स फॉर्म करते हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो जो भी आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे वो सारे के सारे बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हमेशा। अब ये ध्यान रखना, क्या हो रहा है, हैंग हो गया क्या? हाँ, अब बेटा ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सारे जितने पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो सबके सब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे, नहीं। लेकिन जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल वाटर का मिक्सचर हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इथेनॉल और वाटर का जब ये कॉम्पोजिशन आती है, 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल आप ले लेते हो इस सोल्यूशन के अंदर, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन जाता है। तो सारे के सारे इथेनॉल वाटर मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नहीं होते, लेकिन उसका ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जो है ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। तो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपकी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, इतना ही याद होना चाहिए, इतना ही याद होना चाहिए। एजियोट्रोप्स में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एजियोट्रोप्स होते हैं, और फिर उनमें से पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल पता होना चाहिए और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी डेविएशन शो करने वाले कौन से एजियोट्रोप हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ आया तो मैक्सिमम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में मैम जो प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो कम होता है राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में, जो हमने प्रेशर मेजर किया होता है। अब बेटा अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आप यहां पर क्या कहोगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। मैंने आपको नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जाम्पल लिखवाया था। अब सारे के सारे मिक्सचर्स नहीं होते मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, लेकिन उसकी ये वाली कॉम्पोजिशन, जब आपके पास में 68% नाइट्रिक एसिड होता है और 32% वाटर होता है बाय मास, तो वो एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। यानी कि सारे के सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, बस इतना ही है एजियोट्रोप्स में जो आपको पढ़ना है। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं मैम? एजियोट्रोप्स वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल होता है, पहली लाइन। दूसरा मैम, वो जो है सेम टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। तीसरा मैम, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब मैम जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग हो सकते हैं या वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो सकते हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो हमेशा कौन सा डेविएशन शो करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग है, यानी कि उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा किस केस में होता है, जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
अब अगर मैक्सिमम बॉइलिंग बोला है तो मैम मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर तो मिनिमम वेपर प्रेशर होना चाहिए, और कम वेपर प्रेशर तब होता है जब वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और इसीलिए सारे के सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउल्स लॉ। बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है, और अगर आपने ये समझ के अपनी बुक में एजियोट्रोप्स वाला पार्ट पढ़ा तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। पढ़ के देखना और मुझे बताना। एनसीईआरटी आज के पार्ट की जरूर पढ़नी है, पूरा लेक्चर देखने के बाद में आज के पार्ट की एनसीईआरटी आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी मस्ट 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 है पढ़नी। अगेन बेटा रीड एनसीईआरटी, दैट इज योर होमवर्क। अगेन बेटा योर होमवर्क इज रीड एनसीईआरटी ऑफ टुडेज पार्ट डिस्कस्ड, ठीक है। आज हमने जो जो पार्ट डिस्कस किया है उस सब की एनसीईआरटी पढ़ लोगे लेक्चर देखने के बाद में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ी ना तो फिर सब खराब हो जाएगा। मैं लिख के दे रही हूं आपको ये चीज, ठीक है। कर लोगे बेटा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है। चलो आज के लिए हमने बहुत ही सारी थ्योरी पढ़ ली है, लिमिट से ज्यादा थ्योरी पढ़ ली, और आज मुझे पता है कि मेरी बच्चा पार्टी ना बहुत ज्यादा थक गई होगी, है ना, मेंटली आप बहुत थक गए होगे कि यार मैम कितनी चीजें बताती आज, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट था, आज का फोकस करना बड़ा जरूरी था, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी बेटा। हर लेक्चर के एंड में मैम यही कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन एम यही है कि आप हर चीज समझ लो, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और बस और क्या चाहिए, है ना। हाँ, तो ऐसे ही मेहनत करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। जब आप मेहनत करते हो और जब आप कुछ कुछ अच्छा सा अचीव कर लोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है पेरेंट्स इतना शो नहीं करते बट उनको बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। वो हमारे सामने नहीं, लेकिन वो फिर हमारे जैसे आपके अगर कभी अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो शायद आपके सामने आपकी तारीफ ना करें, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के या फिर जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके सामने ना बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ उसके इतने मार्क्स आए हैं, बट वो आपको नहीं शो करना चाहते, क्योंकि फिर क्या होता है आप ऐसे ना चने की झाड़ पे चढ़ जाते हो। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे अप्रिशिएट करना है, कहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करना। लेकिन आपके जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, कि आपने मान लो कभी टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, अभी स्कूल लाइफ में तो आप यही छोटी छोटी खुशियां अपने पेरेंट्स को दे सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो उनको प्राउड फील कराने की। आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा एम होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि उनकी फेस पे स्माइल देखनी है। ये काम करने से अगर उनके फेस पे स्माइल आ रही है तो ये काम करेंगे भाई, ये करने से उनके फेस पे स्माइल आएगी तो ये करेंगे, ठीक है। बस ये करो और अपनी हर छोटी छोटी खुशी जो है ना उनके साथ शेयर करो, अपनी हर छोटी छोटी सक्सेस उनके साथ शेयर करो। चाहे आपने मार्क्स अच्छे लाए तो उनके साथ शेयर कर लो, दे विल फील सो हैप्पी। बोलते नहीं है ऑब्वियसली, हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट आपको फील आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि हाँ अब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि मेहनत करते रहो और अपने पेरेंट्स के लिए कोशिश करते रहो कि उनको स्माइल करवा दें, उनको खुश करवा दें, राइट, यस। तो बस ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।